जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज मैं आया हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज ये ब्लॉग में क्या रहेगा? आज एक स्पेशल ब्लॉग है जहाँ पर हम देखेंगे और सुनेंगे स्पेशल एक आर्मी ऑफिसर से जो रिटायर्ड हो चुके हैं और अभी वो हॉल ऑफ फेम में अपना जो है लोगों को बताते हैं सब कुछ। वो दो लड़ाई लड़ चुके हैं, एक कारगिल का वार और दूसरा गलवान का वार, और उन्हीं के जवानी हम सुनेंगे कारगिल का और जो लेह का या टोटल कारगिल का, उसका टोटल हिस्ट्री सुनेंगे। और उसके बाद जो कारगिल वार हुआ था और जो गलवान वैली में जो क्लास हुआ था उसके बारे में टोटल हिस्ट्री जो है वो सुनेंगे। ये स्पेशल एपिसोड है, इसलिए आप बने रहिए और सुनते रहिए और देखते। ब्लॉग के एंड में एक लेटर दिया हुआ है। एक 22 साल का एक लड़का जो कि शहीद हो गया था और पहले परमवीर चक्र में उनको नवाजा गया था, उन्हीं के जो लास्ट टाइम का लेटर है वो एक बार जरूर पढ़ लेना। ये सब वहाँ पर भी शूटिंग हुआ था, लेकिन टेक्निकल रीजन से मेरा जो है वॉइस उसमें नहीं आया था, उसी वजह से वो पार्ट में छोड़ दिया हूँ। लेकिन वो लेटर मैं डाल दूंगा, आप जरूर पढ़ लेना और बने रहिए, स्टे ट्यून और देखते रहिए। और अगर ये सब जो ब्लॉगिंग में कर रहा हूँ वो अगर अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम आ गए हैं हॉल ऑफ फेम। ये देखिए, ये जो लड़ाई के टाइम में सारे टैंक वगैरह यहाँ रखे हुए हैं। इंडिया जितने भी लड़ाई लड़ा है, ये हॉल ऑफ फेम ये गर्व की विषय है इंडियन आर्मी के लिए और हमारे टोटल इंडियन के लिए। देखिए, ये सब पहले के ज़माने में यूज होता था, अभी ये दिखाने के लिए रखा गया है लोगों को। पता नहीं यहाँ वीडियोग्राफी करने देंगे कि नहीं अलग के अंदर, मुझे तो पता नहीं है, फिर भी देखते हैं। अगर करने देते हैं तो फिर दिखाऊंगा आपको ये सब, ठीक है। और ये देखिए लुक्स हॉल ऑफ फेम का, अच्छा है ना? यस। चलिए आप लोग सुन लेना। हमारा फर्स्ट गैलरी का नाम था नेशनल गैलरी, जिसके अंदर आप सभी को फोटोग्राफी अलाउड नहीं था। यहाँ पे आप लोग हर एक जगह में फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग करना है तो आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा आगे चलिए। यस सर, आइए। इस गैलरी का नाम है नेशनल लद्दाख गैलरी। उस गैलरी के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इस गैलरी के अंदर फोटो ले सकते हैं। इस गैलरी का नाम है लद्दाख गैलरी। इस छोटे से गैलरी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। लद्दाख की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी एंड एक्सप्लोर ऑफ लद्दाख। हिस्ट्री के अंदर आप लोग सुन लेना, जरूरी है, मैं मोटे तौर पर बता दूंगा, पूरा हिस्ट्री नहीं जाऊंगा। लद्दाख के अंदर पुराने जमाने में यहाँ पे कोई लोग नहीं थे, तो यहाँ पे तिब्बतन से कुछ लोग आए थे। ये लोग थे नोमैड्स, आदिवासी लोग, भेड़ बकरी चराने वाले। पहाड़ी घूमते घूमते लद्दाख के अंदर उनका आना जाना शुरू हो गया। एक जगह में वो लोग नहीं बैठते थे। आज यहाँ पे टेंट लगा दिया, कल दूसरी जगह टेंट लगा दिया, परसों चारों तरफ वो लोग घूमते रहते थे। तो वो लोग चारों तरफ घूमते रहते थे, बट एक जगह का वो लोग नाम रखते थे किसी पत्थर के ऊपर लिख के। अगर दोबारा वहां पे पहुंच गया तो बोल के व्हाट दे मीन बोल के आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद ये तिब्बतन से जो लोग आए थे, ये लोग थे बुद्धिस्ट। उसके बाद 15वीं सेंचुरी में यहाँ पे इस्लाम आर्मी हुआ था गिलगित बल्तिस्तान से, जिसके अंदर एक किंग था, जिस किंग का नाम था आमिर मीर। आमिर मीर अपनी बेटी को भी साथ लेके आई थी, जिनका नाम है ग्याल खातून। यहाँ पे एक मुस्लिम परिवार और एक बुद्धिस्ट परिवार मिल गया और ये पूरा नोमैड्स थे। वो लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे बसना शुरू हो गया। उसके बाद इससे 2 परिवारों में बाद में शादी भी हुआ था। जामिया नमग्याल और ग्याल खातून के बीच में शादी होने के बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ, जिस बेटे का नाम था किंग सिंगे नमग्याल।
वो सिंघे नामग्याल आधा मुस्लिम आधा बुद्धिस्ट दोनों धर्म को मानते थे, क्योंकि उनकी मम्मी मुस्लिम थी और पिताजी जो था बुद्धिस्ट था। बहुत साल तक मुस्लिम बुद्धिस्ट करते रहा, बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया। उसकी बेटे ने इस लद्दाख को फेमस करने के लिए सबसे पहले एक पैलेस बनाया, जिस पैलेस का नाम है ले पैलेस, जो आप लोगों की टूर में होगा। ये ले पैलेस जो है 17वीं सेंचुरी का बना हुआ ले पैलेस। वो उसका बेटा सिंघे नामग्याल आधा मुस्लिम आधा बुद्धिस्ट दोनों धर्म को मानते थे, क्योंकि उनकी मम्मी मुस्लिम थी, पिताजी जो था बुद्धिस्ट था। बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया। उसकी बेटे ने इस लद्दाख को फेमस करने के लिए ले पैलेस बना हुआ। 18वीं सेंचुरी के बाद यहाँ पे डोगरा आए थे, यहाँ पे राजा गुलाब सिंह बोल के, जो जम्मू कश्मीर से आए थे। उसके बाद जनरल जोरावर सिंह भी आए थे यहाँ पे। इन सभी का रोल होने के बाद धीरे धीरे करके 47 में इंडिपेंडेंस हुआ। 1995 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया। 95 से लेकर 2019 तक इस लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में बहुत साल रहना पड़ा। 2019 में जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पीपुल ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, आपके पीछे। ईस्टर्न लद्दाख इज ले, जो अभी आप लोग ले में है, एंड वेस्टर्न लद्दाख इज कारगिल, जो आप लोग कारगिल में है। ले का लो बीच में चंगपास लिखा हुआ है अंडरलाइन लगा के। वो चंगपास जो है नोमैड्स है, आदिवासी लोग हैं, भेड़ बकरी चराने वाले, अभी भी है। पहले 15वीं सेंचुरी में था, अभी भी है। आप लोग पेंगोंग में जाता है, वहां पे एक विलेज है जिसका नाम है चंगथांग। उस चंगथांग के अंदर अभी भी आप लोगों को ऐसे आदिवासी लोग देखने को मिलेगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इनके पास एक फूटी कोड़ी पैसा नहीं होगा। क्यों लगेगा? उनकी होलियां देख के, उनकी रहन सहन देख के, बट ऐसा नहीं है। लद्दाख के अंदर सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं लोगों के पास होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास भेड़ बकरी जो है 100-200 नहीं होता है, 500 से ऊपर होता है, 1000 से ऊपर होता है। उसी भेड़ बकरी से वो लोग क्या करता है, पश्मीना निकालता है, जो लद्दाख के अंदर बहुत ही कॉस्टली है और बहुत ही फेमस है। उसका शॉल बनता है, तो इसीलिए वो बहुत है। यहाँ पे किसी को लद्दाखी चाय मिला? लद्दाखी चाय पिया आप लोगों ने? आपने पिया? कौन सा चाय? बटर टी। बटर टी, नमक चाय, नमकीन चाय, नून चाय, सॉल्ट टी, मिल्क टी। आप सभी ने नाम अलग रखा हुआ है, एक ही चाय है जिसको लद्दाख में बोलते हैं गुरगुर चाय। क्या बोलता है? क्यों बोलता है इसको गुरगुर? गुरगुर इसलिए बोलता है क्योंकि आपके पीछे जो है 2 सामान रखा हुआ है, उसी का नाम है गुरगुर। इसके अंदर पहले चाय, पानी, दूध, मक्खन, साल्ट पूरा डालने के बाद बीच वाले लकड़ी से इसको शेक करते थे। शेक करते समय उसमें से फर्स्ट साउंड जो आया था, गुरगुर का आवाज आया था। तब से लेकर आज तक इसको गुरगुर चाय के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? इंटरेस्टेड है? हिसाब से आप लोगों के वहां पे भी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होगा, ट्रेडिशनल फूड होगा, तो उसके हिसाब से लद्दाख में भी 4-5 खाना है जो पूरा आटे का बना हुआ है। ये खाना 15वीं सेंचुरी के टाइम पे बनाता था, राजाओं के टाइम पे। तब से लेके अभी तक इस खाने को नहीं भुलाया गया। सबसे पहले लिखा हुआ है स्क्यू। क्या लिखा हुआ है? मम्मी लोग या बहन आटे को क्या करते हैं, गूंथते हैं, फिर आटे को छोटा छोटा पीस बनाते हैं गोल, और उस गोल को 2 उंगली के बीच में रख के अंगूठी की मदद से थोड़ा अंदर दबा देते हैं। एक पास्ता टाइप बन जाता है जिसको हम बोलते हैं स्क्यू। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है THEN, देन। अगर आप लोगों को पूछूंगा THEN क्या होता है, आप लोग बोलेगा देन, बट यहाँ पे THEN का मतलब है थेन। थेन का मतलब होता है, थेन मतलब होता है खींचना। किसको खींचना? ये नूडल्स नहीं है, ये आटा है। आटे को ऊपर ऊपर से खींच खींच के थुक्पा बनाता है। दैट मीन्स थेनतुक बोलते हैं इसको। क्या बोलता है? मार्केट में मिलेगा, आप लोग को कहीं भी जाइए। उसके बाद यहाँ पे रोटी खंबीर लिखा हुआ है। आप लोग भी रोटी बनाते हैं, यहाँ पे भी रोटी बनाते हैं। आप लोग तो अच्छे अच्छे फुल्के बनाता है, और ये रोटी रात को गूंद के रखना पड़ता है, सुबह बनाते समय फूल जाता है, जिसको हम बोलते हैं खंबीर। गुरगुर चाय के साथ नाश्ते में डेली यही रोटी खाता है। उसके बाद पावा सत्तू का बना हुआ है, ठीक है, सत्तू का। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मैरिज, इसका मतलब शादी। तो लद्दाख में भी शादी होता है। लद्दाख में शादी जो है जल्दी हो जाता था पहले। मैरिजेस आर यूजुअली इनिशिएटेड बाय द बॉयज पेरेंट व्हेन शी इज अबाउट 20 ईयर ओल्ड। 20 साल होने के बाद शादी होते थे। एक शादी होने के बाद अगर किसी का डिवोर्स हो गया या किसी का डेथ हो गया, 1-2 साल के बाद दोबारा शादी करते थे, कोई शादी नहीं करते थे, ये नॉर्मल बात है। नीचे लिखा हुआ एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज कॉल्ड स्कुस्तेख्योंगचेस। ये हमारी लद्दाखी भाषा में लिखा हुआ है। स्कुस्तेख्योंगचेस का मतलब जो है चुरा के बगा के बिना पूछे जो शादी करता है, वो भी यहाँ पे बहुत होता था। माँ बाप को बिना पूछे, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काश, बट वो वाला नहीं करना है।
माँ बाप को पूछ के जाना है, तभी सारा कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद पोलेंडरी मैंने आज तक नहीं देखा, ये था पहले। पोलेंडरी यूज्ड टू बी a common feature among the Ladakhis. The elder brother's wife was the wife of all brothers. बड़े भाई शादी करते थे, उसी की बीवी को सभी अपना बीवी मानते थे, बिकॉज ऑफ लैंड डिस्प्यूट। जमीन प्रॉपर्टी जो है आगे पीछे जाने नहीं देते थे। मैंने अपने 40 साल में ऐसा कुछ नहीं देखा, ये हिस्ट्री में था, तो हम हिस्ट्री को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उधर ही रहने दीजिए उसको, ठीक है। आपके पीछे देखिए, सभी देख लेना, वहां पे उसके ऊपर सबसे पहले लिखा होगा ईस्ट लद्दाख। क्या लिखा होगा? इसका मतलब ले। जिस शो केस के अंदर जो ड्रेस लगा हुआ है वो हमारा ले का ट्रेडिशनल ड्रेस है, वहां पे नहीं देखने से चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहना हुआ है। इसका नाम है गोंचा। क्या है ये? गोंचा। अभी मैंने इतना पतला पहना हुआ है समर में, विंटर्स में ये नहीं चलेगा। अगर विंटर्स में ये पहनेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि विंटर्स का यहाँ का टेम्परेचर भी -20 डिग्री से ऊपर जाता है, इसीलिए जैकेट पहनना पड़ेगा। एंड वेस्टर्न लद्दाख इज, अभी बताया मैंने आपको, कारगिल। कारगिल के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा किसका है? वहां पे 90% मुस्लिम है और 10% बुद्धिस्ट है। वहां पे सबसे पहले बुद्धिस्ट के अंदर सबसे पहले आता है इंडो आर्यन वैली, द हनु दर्शिक गरकुन टोकपास बोल के। मार्च अप्रैल में उस इलाके के अंदर एप्रिकॉट ब्लॉसम का फेस्टिवल होता है, बहुत बढ़िया फूल होता है वहां पे, चारों तरफ फूल नजर आएगा। उस इलाके के अंदर जितना भी लेडीज इस तरह बाल रखते हैं, जितना जेंट्स टोपी पहनता है, उसके ऊपर पक्का एक फूल लगा होगा। वो फूल उनका ट्रेडिशनल शो करता है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। समर में भी फल फ्रूट खत्म नहीं होता है, विंटर्स में भी फल फ्रूट खत्म नहीं होता है। समर में वो लोग फ्रेश में भेजा जाता है, विंटर्स में वो लोग ड्राई करके भेजता है, जिसको आप लोग बोलते हैं खुबानी। समर में बोलता है एप्रिकॉट। एप्रिकॉट खाया किसी ने? कहाँ पे खाया? ले में खाया? ये वाला एप्रिकॉट खाया? नुब्रा में खाया होगा, बहुत मीठा था। अगर वो ज्यादा पकता है तो इतना भी और भी मीठा हो जाता है, ठीक है। बट देखिए जाए, देख के खाना, क्योंकि ज्यादा पकता भी है, उसके अंदर वो थोड़ा बहुत कीड़ा भी आता है, इसीलिए उसको बीच में से वो करके देख के खाना, बट खाना है, अच्छा है। उसके अंदर से एक सीड्स देखने को मिलेगा, उस सीड्स को तोड़ के खाएगा, उसके अंदर छोटा सा बादाम आता है। एक चीज ऊपर वाला खाने को मिला, उसके बाद बादाम खाने को मिला। अब तीसरी चीज, उसी छोटे से बादाम को मम्मी लोग पत्थर के बीच में निचोड़ निचोड़ के एप्रिकॉट ऑयल निकालता है, जो कि लद्दाख के अंदर बहुत जरूरी है। ठंड इलाका है, घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, एप्रिकॉट ऑयल लगाने से ठीक हो जाए, ठीक है। लेबेरी का नाम सुना? ये लेबेरी अभी शुरू होने वाला है, अगस्त के एंडिंग तक ये पूरा पक जाएगा। छोटा बेरी बनता है, बड़ा बेरी नहीं बनता है, ठीक है। पूरा पकने के बाद इसी कलर में मिलेगा। इसका एक फेमस जूस निकला हुआ है जिसका नाम है सी बक थ्रोन। पिया? आज ही पिया? जिस किसी ने नहीं पिया, होटल वाले का जान ले लेना। जिस होटल में आप लोग रुके हुए हैं उसी होटल में मिलेगा, बट महंगा। विटामिन सी का काम करता है, कोरोना के टाइम पे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत फायदा हुआ। इसका जाम बना हुआ है, इसका लिप बाम बना हुआ है, इसका चाय पत्ती बना हुआ है, बहुत 7 आइटम बना हुआ है इसका, एक चीज का बहुत फेमस है पूरा। इसीलिए पता नहीं होगा तो फिर एक बार बाबा रामदेव से भी पूछ लेना। पूरा बेड बकरी जो है पश्मीना है, बट पूरा पश्मीना बाल नहीं है। अगर ये पूरा पश्मीना बाल होने से फिर तो वो करोड़ों में खेल जाता है, फिर तो उसको 4-5 बकरी पालने से चलेगा। इसीलिए एक बेड बकरी से कम 200 से 300 ग्राम निकलता है बस, इसलिए वो लोग ज्यादा पालते हैं। कारगिल वॉर जोश के साथ सुन लेना, सम्मान के साथ सुन लेना। आप लोग में जोश है? नहीं लगता है, मुझे पूरा सो रहा है। आप लोग में जोश है? देखते हैं आप लोग का जोश, देखता हूं मैं आगे। सबसे पहले मेरे दोस्त आएंगे यहाँ से, है ना? अंकल का दोस्त है कि नहीं? आर्मी में भर्ती होना है, आर्मी में डॉक्टर भी हो सकता है, आर्मी में ऑफिसर भी हो सकता है, तो किस में जाएगा? आर्मी ऑफिसर में, आर्मी डॉक्टर में, ऑफिस में ही काम करना है। वेरी गुड, आर्मी ऑफिस में काम करना है, फिर ठीक है। तो थोड़ा जल्दी आगे चलिए। आप लोग नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, लद्दाख में जुले बोलते हैं, एक ही बात है। हमारा फर्स्ट गैलरी नेशनल गैलरी, सेकंड इज लद्दाख गैलरी, एंड थर्ड वन इज ट्रेडिशनल अटायर गैलरी। हमारा ये गैलरी जो है कारगिल एंड सिचुआन गैलरी,
कारगिल इन सियाचिन गैलरी में मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पीछे इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक जितना भी वॉल के जरिए आप लोगों को फोटोग्राफ देख रहा है, कारगिल वॉर के बारे में हर एक चीज लिखा हुआ है। आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मेरे बाएं उस शोकेस के अंदर जितना भी वेपन्स पड़ा हुआ है, वे सारा वेपन्स हमारा नहीं है। पूरा वेपन जो है पाकिस्तान का है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से कैप्चर हुआ वेपन से बाद में आप लोग फोटो ले सकते हैं। मेरे सामने आप लोग पीछे देखिए, नीचे जमीन से लेके पहाड़ी के टॉप तक आप सभी को बर्फ, टेंट, हमारे सोल्जर्स नजर आएंगे। अभी देख लेना, वहां पे वो हमारा सियाचिन ग्लेशियर का इलाका है। वहां का टेम्परेचर अभी -25 to 30 डिग्री तक जाता है। दिसंबर जनवरी में वो इलाका -50 डिग्री से 60 डिग्री तक जाता है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बड़ी ब्रीफिंग करूंगा, क्योंकि मैं उस ग्लेशियर के अंदर अपने 22 साल की सर्विस में 3 बार ग्लेशियर काट के आ चुका हूं। फिलहाल आप लोगों का फोकस जो है जमीन के ऊपर, इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी में टेरियन मॉडल या सेन मॉडल। इंडियन आर्मी तब बनाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं, जो कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं। कारगिल वॉर शुरू करने से पहले आप लोगों में से एक सर बोलेंगे भारत माता की, बाकी सब बोलेंगे जय। आप लोग तैयार है? आप लोग में जोश ही नहीं है, आप लोग में जोश है? शुरू कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सर, आप में बहुत जोश था, बाकी सब में कुछ भी जोश नहीं था। जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे भारत माता का आवाज निकाला, इतने सारे लोग मिलके, वो आवाज में यहाँ पे अकेला निकालता हूँ। इस आवाज से यहाँ पे 2 कबूतर सो रहे हैं, नींद से नहीं जागा। भारत माता की जगह से वर्ड से जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाता है, हाथों को फोल्ड करके नहीं बोला जाता है। भारत माता को हमेशा सम्मान करते हैं, हाथों को रेस करते हैं। ऊंची आवाज में 3 बार बोला जाता है, क्योंकि भारत माता से उस जवान को युद्ध के दौरान जोश मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। वॉर शुरू होने से पहले, वॉर खत्म होने के बाद भारत माता की जय पुकारता है। जब तक आप लोग का भारत माता ही ठीक नहीं होगा, 5:30 बजे तक इसी तरह यहाँ पे खड़ा करके रख दूंगा मैं। जिस किसी का भी हाथ नीचे दिखाई दिया, 3 बार भारत माता पुकारने दूंगा। बाद में नहीं बोलना सर हमें लेट हो रहा है। आप लोग की आवाज जो है पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना चाहिए। जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? इस आवाज से जाएगा? जाएगा। आप लोग में जोश है? जोश है। चलिए शुरू कीजिए सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। भारत माता की जय हमेशा इस तरह जोश के साथ, सम्मान के साथ बोला जाता है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे कारगिल वॉर के बारे में ब्रीफिंग करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले इस टेरियन मॉडल के अंदर जितना भी रेड लाइन में दिखा रहा है, ये रोड है, कोई कच्चे रोड, कोई पक्के रोड। इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में दिखा रहा है, ये रिवर है, कोई छोटे रिवर, कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया के आ रहा है, एक इंडस रिवर और दूसरा शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से एक रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिकारा रिवर, आपके सामने ठीक। उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गांवों का नाम लिखा हुआ रेड लेटर में, जैसे कि गुत्तारी, गोंड, मटियाल, बिजोदेन, मरोल। ये पीओके का कुछ गांव है जो कि अभी भी इसके अंदर मौजूद है। पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरो हेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है, ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। मुझे आवाज नहीं आ रहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल ध्यान से सुन लेना। ये कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स के टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होते हैं। ना तो इंडियन आर्मी, ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रेंजर्स। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते के ऊपर किया। वो कौन सा पोस्ट आप लोग जमीन के अंदर देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोली 5140 टाइगर हिल 0.4875, उसके बाद कारगिल के अंदर 0.5608 कक्सार इन मजदा, लास्ट में बटाली के अंदर जुबाराइट, मुंटू डालू, खलुबर, पोसेन, यल्दो। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटाली तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते हुए किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितने भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। अब इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है ध्यान से सुन लेना। बटाली के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है? बटाली के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। क्या लिखा हुआ है?
आवाज नहीं आ रहा है? वोट डालो 5068 के ऊपर एक चरवाहा था, भेड़ बकरी चलाने वाला लद्दाखी सिविलियन, जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? टाशी नमग्याल। ये जो है टाशी नमग्याल मंटू डालो इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मंटू डालो इलाके के अंदर उसने वहाँ पे कुछ हरकत को देखा, वहाँ पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी है। वहाँ पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सर मंटू डालो इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे पेट्रोलिंग किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 5-6 जवान इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है 5-6 जवान, वहाँ से एक भी जवान वापस नहीं आया। पूरे का पूरा जवान वहाँ पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया मगर खालूमर 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनकी बहादुरी को देखिए, भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या लिखा हुआ है? तोलोलिंग। ये जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था तोलोलिंग हमारे लिए इतना? क्योंकि श्रीनगर से आते समय ये जो रेड लाइन आ रहा है द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से रेड लाइन जा रहा है लेह लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है। इसीलिए ये पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? पाकिस्तान। ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थपर को टास्क दिया। कैप्टन विजय थपर बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 साल की उम्र में यहाँ पे शहीद हो गया। जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फील होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से 2 दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया। आप सभी को मालूम होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेरशाह। के लिए आवाज बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह। शेरशाह को टास्क दिया था 5140 को रिकैप्चर करने के लिए और उसने किया भी बहादुरी के साथ। 5140 को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे घायल हुआ। घायल होते ही अपनी सीनियर ऑफिसर को यहाँ से चार्ट वर्ड का एक मैसेज भी पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? कैप्चर किया और वहां पे अपना तिरंगा लहराया। भारत माता की जय पुकार के संजय कुमार यहाँ से जीवित वापस आए थे। अभी भी संजय कुमार जीवित है। लास्ट में आता टाइगर हिल ज्यादा डोमिनेटेड होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया। टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया था। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर पहुंचते पहुंचते कम से कम 17 गोली लगा उसको। वहां पे 17 गोली लगने के बावजूद भी किसी भी तरह रिंगते रिंगते जाके अपना तिरंगा वहां पे लहराया। भारत माता की जय पुकार के योगेंद्र सिंह 17 गोली लगने के बाद यहाँ से जीवित वापस आए थे। अभी भी जीवित है। लास्ट में कारगिल 5608 कब्जा मर्दास, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो है कारगिल वार 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था बटालिक से 2 मई को और कारगिल में आगे 26 जुलाई को ये वार खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाते हैं और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद। कारगिल वॉर की ब्रीफिंग की आप लोग को अच्छे से समझ में आया। मैंने आप लोग यहाँ पे कारगिल वॉर ब्रीफिंग किया। मेरा ब्रीफिंग करने का एक ही मकसद होता है सुबह से शाम तक सिर्फ सम्मान करना है, रेस्पेक्ट करना है। जो मैं आप लोग के साथ 20 बात शेयर किया उसमें से 5 बातें जो है आप लोग दूसरे को शहीद भी कैसे किया गया, गोली मार के शहीद नहीं किया गया। 20 जवानों को चाइनीज किया वहां पे चाकू से काट काट के शहीद किया था अभी 2020 में। उस इलाके के अंदर 1962 में वार हुआ था जिस दौरान उस वार को लीड कर रहा था हमारे मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र। 120 जवान थे उसके साथ।
रिजांगला कैप्चर करने के लिए टास्क दिया था 62 में जब वॉर हुआ था। रिजांगला कैप्चर करना था किसी भी तरह, धीरे धीरे करके कैप्चर तो किया। 120 जवान भी वहां पे शहीद हुए थे। उन शहीदों को याद करने के लिए वहां पे रिजांगला वॉर मेमोरियल बना हुआ है। रिजांगला के ऊपर वहां पे स्टेच्यू बना हुआ है। वहां पे जाके आप लोग सैल्यूट करके आइए। वॉर तो किस्मत से रुक गया, बदकिस्मती से 30% का जमीन हमारे पास आया, 70% का जमीन जो है चाइनीज के पास है। वहाँ पे LAC बॉर्डर लगता है, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। कल आप लोग नोबरा में जाते समय LOC होगा, जहाँ पे हमारा लास्ट विलेज होगा, जिस लास्ट विलेज का नाम है थांग। LOC पाकिस्तान के साथ, LAC चाइनीज के साथ। LAC नोमैड लैंड के ऊपर लगा हुआ है। आप लोग चाइनीज आर्मी है, आप लोग इंडियन आर्मी है, बीच में देवाल लगा हुआ है, ऊपर फेंसिंग लगा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे पेट्रोलिंग होता है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा लद्दाख के अंदर चाइनीज के साथ हाथापाई होता है बोल के। क्यों हाथापाई होता है? वो अभी भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंडियन आर्मी आता है पेट्रोलिंग के लिए, अपना फेंसिंग जो है सारा कुछ देवाल ठीक करके वापस चले जाता है। उसके बाद चाइनीज लोग आते हैं आधा घंटे के बाद, उनका फेंसिंग जो ठीक होता है, क्योंकि हम लोग उसको हाथ भी नहीं लगाता है। इसीलिए वो लोग क्या करता है, अपना दीवार को खोल के, अपना फेंसिंग को खोल के हमारे अंदर आता है और हमारा जितना भी फेंसिंग है, जितना भी दीवार है, पूरा लेन लगा के लात मारता है और पूरा फेंसिंग बिगड़ जाता है। और उस फेंसिंग को जहाँ पे था वहां से थोड़ा बहुत उठा के और आगे डाल देता है। उसके बीच में कम से कम 3-4 फुट चले जाता है। ऑलरेडी 30% का जमीन रहे हुए है और उसमें से भी लेके जाएगा तो वो पूरा पेंगोंग खत्म करेगा। अगर पूरा पेंगोंग खत्म हो जाएगा तो ले में आने के लिए दिक्कत ही नहीं है। फिर आप लोगों को पता है, फिर ले में आने के लिए 3-4 रास्ता मिलेगा। इसीलिए हमारे जवान 24 घंटे वहां पे तैनात है। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। 2020 में उस वार को लीड कर रहा था कर्नल बिकुमुला संतोष बाबू। 16 बिहार में कमांड करते थे। बिहार एक यूनिट है, रेजिमेंट है। उस यूनिट का वो CO था, जिसको हम बोलते हैं कमांडिंग ऑफिसर। 20 जवान को लेके डेली रूटीन वाइज पेट्रोलिंग के लिए खुद कमांडर चला गया, पोस्ट कमांडर। वो जाते समय थोड़ा बहुत ठीक करके जा रहे थे जवान। वापस जाते समय हमारे 20 जवान को चाइनीज के 300 जवान मिलकर घेर लिया। हमें इतना डर नहीं लगा क्योंकि वहां पे वेपन का इस्तेमाल नहीं होता था सीज फायर होने के कारण। बट उन्होंने हमें पीठ पीछे धोखा देकर अचानक शार्प वेपन का इस्तेमाल किया। शार्प का मतलब इतना बड़ा लकड़ी के ऊपर फेंसिंग वायर रोल किया था। अगर एक फेंसिंग वायर यहाँ पे लगेगा, उसका अगला हिस्सा यहाँ से निकल जाता है। इतना तेज होता है। हाथों में चाकू उठा के, लोहे का रॉड उठा के 20 जवान को मार के आधा घंटे के अंदर शहीद किया। हम लोग वहां से ऊपर से दौड़ के नीचे गया था, हमें देखा वहां पे लड़ाई हो रहा है। तब तक ऊपर से पोस्ट से नीचे जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। आधा घंटे के अंदर 20 जवान को चाइनीज वालों ने वहां पे शहीद कर दिया। हमें पीठ पीछे देखे शार्प वेपन का इस्तेमाल किया। हम लोग ऊपर से दौड़ के नीचे आए थे। सबसे पहले हम लोगों ने चाइनीज को हाथ नहीं लगाया। चाइनीज वहां पे थे बट हम लोगों ने हाथ नहीं लगाया। जो पानी के अंदर हमारे 3-4 जवानों को उल्टा दबा के रखा था, वहां पे जाके देखा तो वो पानी ही लाल हो चुका था। हम लोग उस पानी से हमारे 3-4 जवानों को उठा के सीधा जमीन के ऊपर सीधा लेटा दिया। किसी का भी चेहरा देखने की उसमें नहीं था। उन्होंने पूरा चेहरा जो है चाकू से काटा हुआ था। इस तरह पहचान में भी नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी ने वहां पे बदला नहीं लिया, हम डर की वजह से वापस है, नहीं, हम लोगों ने वहां पे बदला ले लिया। उसी के वेपन का इस्तेमाल करके 20 की जगह 43 को मार गिराया। बट हम उसको बदला नहीं बोलते हैं। उस बदले से मेरे एक जवान वापस तो नहीं आ सकता है। एक जवान उस माँ के लिए कितना अहमियत रखता है, उस माँ को पता होता है। 20 जवान इस देश के लिए कितना अहमियत रखते हैं वो हमें पता है। आखिरी समय तक लड़ा, जब तक उनका सांसें नहीं रुका तब तक लड़े के वहां पे। आखिरकार 20 जवान वहां पे शहीद हुए, 7 कर्नल भी शहीद हुए थे वहां पे। उन शहीदों को याद किया था, सम्मान किया था। इसीलिए उस बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है सेलिब्रेशन 20 ईयर ऑफ कारगिल वॉर 2019। सेलिब्रेशन का मतलब नाच गाना पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। हम लोगों ने कारगिल वॉर जीत लिया बोल के जश्न नहीं मनाया। कारगिल के अंदर 3 ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन विजय। जब तीनों सेना मिल के जब लड़ाई किया तभी हमारे 134 किलोमीटर जमीन वापस आया। बदकिस्मती से 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए थे। उन शहीदों को याद किया था, सम्मान किया था, रेस्पेक्ट किया था, उनकी आत्मा को शांति में प्रे किया था। लास्ट में उनको एक विक्ट्री फिल्म जलाया जिसको हम बोलते हैं मशाल। क्या बोलते हैं? मशाल। वो एक मशाल आप लोगों को दिखाने के लिए वहां पे रखा हुआ है। आप लोग बाद में देख सकते हैं। जब इतना बड़ा सम्मान हुआ था पूरा हिंदुस्तान के अंदर, उसी वक्त तीनों सेना का एक अध्यक्ष भी बना था जिसको हम बोलते हैं CDS। क्या बोलते हैं? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत साहब
फर्स्ट सीडीएस बना था। बदकिस्मती से जनरल साहब भी हमारे बीच में नहीं है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वाइफ के साथ शहीद हुए। आप लोगों को सम्मान करते हुए नजर आएगा। सेम आज आप लोग आए, आप लोगों ने याद किया, आप लोगों ने सम्मान किया, उसके लिए भी आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। शाम को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा। 8 बजे शुरू हो जाता है, 8:40 तक खत्म हो जाता है। जिस किसी को भी शो देखने के लिए आना है 7:30 बजे के बाद आ जाना। 7 ये सब देखिए, इतना सारा वेपन, ये जो है सब पाकिस्तानी आर्मी का है। इस लेटर के हिंदी अनुवाद के लिए कमेंट सेक्शन को विजिट कर